आईना कहाँ दिखाता है गुजरे हुए लम्हे। आओ क्यों ना हम शब्दों में जिए। खट्टे मीठे अनुभवों का दस्तावेज होते हैं जीवन के संस्मरण। हर जीवन की एक अलग कहानी। कह दो ना उसे फिर अपनी जुबानी। यही किया डॉक्टर अंजू दुआ जमनी ने। गुलाबी गलियारों में बचपन की गलियां, यौवन के किनारे, वैवाहिक जीवन के कुछ भंवर, व्यवसाय की मझधारें, सब कुछ शब्द चित्र की भांति उकेरा है। इन गुलाबी गलियारों में उनकी निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच, उदारता, सबका समन्वय समाहित है। कुल मिलाकर उनका चुंबकीय व्यक्तित्व सामने आता है। बचपन के कौतूहल, यौवन के सपनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जिस तरह से वो कहती हैं कि वो रिक्शा के पीछे लटक कर बारी चखने के स्वाद को चखा करती थी, ठीक उसी तरह हम भी आम के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची केरियां तोड़ा करते थे और इस डर से कि माली आ न जाए पेड़ की डाल से कूद जाते थे। कभी कभी चोट भी बहुत खाते थे। बचपन के कौतूहल, यौवन के सपनों ने वास्तव में बहुत प्रभावित किया। सबसे बड़ा आकर्षण इन संस्मरण का उनकी सपाट बयानी है। सच कहूँ, वास्तव में सच कहा। आपको एक जीवन यात्रा का सुंदर दस्तावेज सौंपने पर बधाई, स्नेह सहित शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं इसका मुखपृष्ठ बहुत ही खूबसूरत है। एन प्रकाशन से आया है, हार्ड बाउंड में। बहुत ही खूबसूरत छपाई है इस पुस्तक की। इसमें मैंने इसको पढ़ते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, पुरानी बातें याद आती रहीं। 45 अध्याय हैं इस पुस्तक में और लास्ट अंतिम अध्याय 46वें अध्याय में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रंगीन चित्र डाले हैं, जिन चित्रों में मैं भी कहीं कहीं हूँ। तो उन्हें देखकर तो अपनी और अपने मित्रों के पुराने दिन याद आ गए। इनका जो प्रथम अध्याय है, आसमां में टंका खूबसूरत चांद, शुरुआत इन्होंने वहाँ से की है और उन्होंने समझाया है कि पुराने समय में संयुक्त परिवार जो होते थे वो कितने अच्छे होते थे। उनमें रहना, कितनी चीज़ें हम बड़ों से सीखते थे और आनंदमयी होता था। वो त्योहार सा होता था हर दिन। वो कहती हैं कि खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर बैठना सबको अच्छा लगता था। लाल ईंटों वाला फर्श था। शाम को पानी का छिड़काव करते थे, जिससे मिट्टी की सौंधी गंध आंगन में फैल जाती थी। वाकई मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि जब हम छत पर सोया करते थे चारपाई डालकर, और कोई डर नहीं होता था किसी तरीके का। इन्होंने भी यही लिखा है कि आसमां में टंका खूबसूरत चांद सितारों संग आकर हमें देखता तो बहुत अच्छा लगता। वाकई अंजू जी, हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। लेकिन आज का जो समय है वो यही कह रही हैं कि एक समय था जब माता पिता की कितना सम्मान किया जाता था। उनकी आंख में आंख डालकर बच्चे बात नहीं करते थे। और एक आज का समय है जब संसार विनाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि लोग सृष्टि चलाने के नियम तोड़ रहे हैं। और वह सही ही कह रही हैं अंतिम पंक्ति में कि गलत हमेशा गलत रहेगा। उसे सही कहना मतलब मनुष्यता को विनाश के गर्त में धकेलना है। वाकई मैं इस बात से, अंजू जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे उनमें हम बहुत कुछ सीखते थे और बहुत चीज़ें होती थी जो आगे हम अपने छोटों को सिखाते थे।
इन अध्यायों में मुझे छोटी छोटी बातें बहुत छू गई, बहुत प्यारी प्यारी बातें, जैसे माँ जासूसी करती है और हम कुत्तों से डरते हैं। एक बार उनका दांत टूट गया था झूले पर बैठकर। इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं उन्होंने बहुत सुंदर रोचक ढंग से बुनी हैं और मुझे भी इससे जो है ना अपने बचपन की बातें याद आती रहीं। ये ऐसी बातें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्होंने उसको अपने संस्मरण में लिख कर जो है ना हमेशा के लिए अमल कर दिया है इन बातों को। और इसकी शुरुआत और अंत इसका जाता है कोरोना काल में साहित्यिक आयोजन तक। इसके बीच में इन्होंने 45 अध्याय रखे हैं। ये अपने इस वक्तव्य में मैं यहाँ से कुछ लेना चाहूँगी। अंजू जी कहती हैं कि गुलाबी गलियारे लिखने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, ये स्पष्ट करना ज़रूरी है। जीवन भर हम कितना कुछ करते हैं, अच्छा बुरा सभी। बचपन में हमें शरारतें अच्छी लगती हैं, जवानी में लापरवाह हो जाते हैं, कुछ कुछ धम्बी भी। अब और रूप सौंदर्य धन यौवन का गुरूर हो जाता है हमें। घर गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसते ही हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने परिवारजनों के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया है कि उन्होंने कैसे जीवन अपना जिया, किस तरह से वो दिल्ली आई, उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली बना और यहीं पर उनका फिर विवाह भी हो गया और उसकी भी तस्वीरें हैं इसमें। और विवाह उपरांत वो माँ बनी, उन्होंने किस तरीके से अपना जो है सामंजस्य बिठाया अपने कार्यक्षेत्र में और अपने घर के बीच में बच्चों के साथ। और मैंने जो पढ़ा उनका जो ख़ास जो रुझान था वो जर्नलिज़्म की तरफ था, लेकिन उसको परस्यू नहीं कर पाई, तो उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया और एक तरीके से जो है उनकी जो है इच्छा भी पूरी हो गई। इस पुस्तक को अगर मैं कविता के माध्यम से आपके सामने रखूं, शुरुआत करूं, तो आपको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी प्रिय विधा कविता है। तो मैं अपनी एक कविता स्मृतियों की आहट में आपको इस कविता की एक झलक देती हूँ। उम्र की आधी सीढ़ियाँ जब चढ़ जाते हैं हम, उम्र की आधी सीढ़ियाँ जब चढ़ जाते हैं हम, तब उस ऊंचाई से देती है दिखाई पगडंडी यादों की, जिस पर सीखा था कभी चलना धीरे धीरे, और फिर भागते रहे रोटी की तलाश में हम उम्र सारी। कभी कभी अनायास ही शाम के धुंधलके में दे देती है दस्तक यादों की महकती हथेलियाँ भावुक हृदय पटल पर। अंजू जी के हृदय पटल पर भी इन्हीं महकती हथेलियों ने दस्तक दी। उतर आती है तब चिटकनी यादाश्त की और देती है निमंत्रण उन यादों को महकने का भीतर अपने। महसूस होती है कभी सुनसान दोपहरी में किसी के कदमों की सुस्त आहट दिल के गलीचे पर, और फिर बनकर चिड़िया बैठ जाती है ये चहकती स्मृतियाँ मन की मुडेर पर जीवन गीत सुनाने को। सुबह उठते ही घर आंगन में आकर पसर जाती हैं ये यादें आदित्य की सुनहरी किरणों के संग, और घर के हर कोने में बिछते हुए ये स्मृतियाँ अपने काफिले संग उतरती हैं अंतस में मेरे प्रकाश पुंज बनकर, प्रकाश पुंज बनकर। तो ये एक तरीके से काव्य रूप था इस पुस्तक का। और माँ के ऊपर भी उन्होंने एक अध्याय लिखा है इसमें कि माँ किस तरह होती है,
माँ और बच्चे का जो संबंध है वो कैसा होता है। साहित्यिक गोष्ठियों के बारे में लिखा है, साहित्यकारों से मिलना, किस तरह से वो साहित्यिक गोष्ठियों में उन्होंने आना शुरू किया, कब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जब वो शायद 9th स्टैंडर्ड में थी, 9वीं क्लास में थी। ये सब चीज़ों का जिक्र कब उन्होंने अपनी प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया। तो ये सारी बातें इसमें बड़े करीने से इन्होंने सजाई हैं। कोरोना के समय का भी इन्होंने जो साहित्यिक आयोजन उस समय रुक गए थे, तो वो उसको भी उन्होंने बड़े ही सकारात्मक तरीके से लिया कि अपना लेखन कार्य रखा, और ये पुस्तक उन्होंने उसी काल में शायद शुरू भी की है। तो एक बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर अंजू जी ने ये पुस्तक अपनी लिखी है। बहुत ही खूबसूरत यादें इनमें बन पड़ी हैं, और शायद जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसको अपने बचपन के गलियारे याद आ जाएंगे, अपनी बीती बातें याद आ जाएंगी। और इसी बात को अगर मैं अंत अपनी ही एक कविता से करूं तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। स्मृतियाँ कभी भी होती नहीं धूमिल, घर बना ही लेती हैं मानस पटल पर, और अपनी उपस्थिति को दर्ज करा ही देती हैं दिन के किसी शांत क्षण में आकर। वे भी करती हैं सब्र से इंतज़ार आज की व्यस्त और दौड़ती ज़िंदगी में गुफ्तगू का। वाकई में हमें रुक कर अपनी पुरानी बातों को ताज़ा करना चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। जहाँ रहता है अभाव समय का हमेशा खुद को भी समझने के लिए, कनखियों से झांकती हैं ये यादें, कनखियों से झांकती हैं हृदय को, और मौका मिलते ही बिखेर देती हैं कई मंजर इंद्रधनुषी रंगों में। या कि ऐसी यादें जो नज़र आती हैं सिर्फ श्याम और श्वेत रंगों में। खुशबू सी रची बसी होती हैं ये यादें, खुशबू सी रची बसी होती हैं ये यादें दिल और दिमाग में। कुछ फुर्सत के पलों में फैल ही जाती है जिंदगी के आयाम में, और महकने लगता है तन का ओर को। इन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता, इन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये तो बिन बुलाए मेहमान सी होती हैं, जो आती भी हैं अपनी मर्जी से और लौटती हैं घर अपनी ही मर्जी से। जिंदगी के कालचक्र की प्रत्यक्ष गवाह होती हैं ये अलिखित वादों सी अनसुनी बातों सी होती हैं। भोगी हुई जिंदगी का पूरा दस्तावेज होती हैं, भोगी हुई जिंदगी का पूरा दस्तावेज होती हैं। कुछ नटखट कुछ संजीदा ये हमारी स्मृतियाँ, ये हमारी स्मृतियाँ। देखिए अंजू दुआ जी की ये पुस्तक वाकई में मैं कहूँगी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि अपने बारे में लिखना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी खास कर ईमानदारी से अपनी हर चीज़ को पाठकों के हाथ में दे देना, सौंप देना, ये एक बहुत ही जुर्रत का काम होता है। मैं चाहूँगी आप सभी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि पाठक वृंद को ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी, और शीघ्र ही आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।